लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। पहले बेर एक्ट लिखा हुआ है, बेर एक्ट को कंसिडर मत करो। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस पोर्टल पे। मैंने आपको ये पोर्टल भी दिखाना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पोर्टल दिखाऊंगा, www.gst.gov.in। this is known as the GST portal and everything that you have to do about registration has to be done on this particular portal। तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर रजिस्ट्रेशन कितने दिन में अप्लाई करना चाहिए? तो अगर आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाते हो अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में, तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। तो यू आर हैविंग 30 डेज का टाइम। ऐसे नहीं कि अगर आज का डेट है अपना 8 नवंबर, ऐसे नहीं कि 8 नवंबर को आज मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया 40 लाख रुपीस का, तो आज शाम तक मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट मुझे पेनाल्टी लगा देगा। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास रजिस्ट्रेशन का टाइम अवेलेबिलिटी है। यू आर हैविंग टाइम अप टू 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकम लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये बात आपको जरा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रोसीजर में। तो आज आपका टर्नओवर अगर क्रॉस होता है 8 नवंबर में, ठीक है ना, 8 नवंबर में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस होता है, तो यू हैव 30 डेज का टाइम, क्योंकि आपको सीए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा पोर्टल पे। तो इट विल हैव सम काइंड ऑफ निगोशिएशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट लाना जाना जो भी है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट 30 डेज का टाइम देता है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपने एप्लीकेशन विद इन 30 डेज किया, तो एप्लीकेबल कब से होता है सर? तो ये इफेक्टिव कब से होगा? तो आपको याद रखना है, अगर ये एप्लीकेबल आपने विद इन 30 डेज किया, भले आपका रजिस्ट्रेशन नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन आने दो, आपका रजिस्ट्रेशन वुड बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका एप्लीकेशन होता है। अगर आपने 30 डेज में अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, आपको अप्रूवल नहीं मिला 30 डेज में, यू जस्ट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, तभी भी आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा 8 नवंबर से, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट 30 डेज में अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे आपका एप्लीकेबिलिटी आएगा। उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, एनआरटीपी होते हैं, इनका तो लॉ ही अलग होता है, मैंने आपको बताया। दे हैव टू अप्लाई इन एडवांस, प्रायर, उनको मतलब टर्नओवर आने के बाद नहीं, पहले at least 5 days prior to commencement of the business in the state they have to take the registration। ऐसी यहाँ पे बात की गई है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज इन अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली। The turnover of Sugam Service Limited exceeds 20 lakh as on 1st November। अब 1st नवंबर पे अप्लाई, 1st नवंबर टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो 30 डेज का टाइम है उनके पास। तो 1 दिसंबर तक ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर, 1 दिसंबर तक आपके पास टाइम है साहब, अब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता तो आपको पता ही है, जितनी स्टेट में आप बिजनेस करोगे उतने स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी का। 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, एक स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन लेना ही है। सर मुझे अगर स्टेट के अंदर भी, मुंबई के अंदर ही मेरा एक ब्रांच पकड़ लो अंधेरी में है और एक ब्रांच पकड़ लो दादर में है, सर मुझे अंधेरी ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अलग और दादर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अलग लेना है, तो विद इन द स्टेट आई वांट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कैन आई डू सो? यस। अगर आपको लगता है कि आपका सेम स्टेट में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, तो पहले कंडीशन था इट हैज टू बी डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट। जैसे रिलायंस का है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है और रिलायंस स्मार्ट भी है, तो रिलायंस स्मार्ट का और रिलायंस ट्रेंड का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि एक कपड़ों में और एक वेजिटेबल्स में। लेकिन उन्होंने अभी वो कंडीशन निकाल दिया, बोला कि अभी वो सेपरेट बिजनेस सेगमेंट होने की जरूरत नहीं, इट्स अ चॉइस ऑफ दी असेसी टैक्स पेयर कि उसको अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है एक ही स्टेट में अलग अलग जगह का, तो यू कैन अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, Mithalal and Sons, a supplier in Maharashtra, has 3 branches in Mumbai, Pune and Mahabaleshwar. तो 3 branches है अलग अलग सिटी में। Mumbai and Pune branch are engaged in a supply of garment and Mahabaleshwar branch engaged in a supply of shoes. Either it can obtain a single registration for whole Maharashtra, declaring one branch as a principal place of business। तो एक को principal place of business बोलेंगे PPOB, ठीक है ना, और बाकी 2 ब्रांच को हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे, दैट इज पुणे एंड महाराष्ट्र विल बिकम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। या तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इट कैन ऑब्टेन अ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ दिस 3 ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे एंड महाबलेश्वर सेपरेटली, दो इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है ना।
In case Metalal Sons opt to have separate registration for its three branches, Mumbai branch sends some garment for the Pune branch. तो अगर मुंबई ब्रांच से अगर पुणे ब्रांच के लिए अगर कुछ घुट जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इन लोगों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, और इन दोनों के बीच में जो सप्लाई होता है उसको डीम्ड सप्लाई बोला जाता है। ऐसा कुछ बातें हमारी पहले ही हो चुकी थी, ठीक है ना। कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट और यूटी। कंपोजिशन तो हमने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम एक ब्रांच के लिए है तो आपको सारे ब्रांच के लिए लेना पड़ता है। आप चूज नहीं कर सकते कि इस ब्रांच के लिए कंपोजिशन, उस ब्रांच के लिए नॉर्मल। नो नो नो, यू कैन नॉट डू दैट। आपको कंपोजिशन सारी जगह पे लेना पड़ता है। सर मुझे वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ या 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ, बट आई वांटेड टू रजिस्टर माय बिजनेस अंडर जीएसटी। इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ डूइंग सो? आंसर इज यस। आप लोगों को खुद से रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आपके मॉड्यूल में लिखे हुए देयर इज वन पैराग्राफ व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। एक थ्योरी नोट्स आ सकता है एग्जाम में। तो यू कैन इश्यू अ जीएसटी इनवॉइस। आपके यहाँ पे जो बायर होंगे वो आप उनको क्रेडिट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। यू बिकम मोर ट्रस्ट वर्दी सप्लायर इन द मार्केट, क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपका जो रिलायबिलिटी होता है आपके बायर का वो बढ़ जाता है। आपका टर्नओवर बढ़ेगा क्योंकि आपके यहाँ पे अभी B2B और B2C दोनों टाइप के कस्टमर्स आपके यहाँ पे आएंगे। आप रजिस्टर्ड होगे तो B2B वाले लोग भी आएंगे क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लगता है, जीएसटी इनवॉइस लगता है। आप इंटरेस्टेड सप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप ईवे बिल निकाल सकते हो, आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। भले आपको सेक्शन 22 या 24 मैंडेट नहीं करता है, तो यस वी ऑलवेज हैव अ प्रोविजन ऑफ वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जीएसटी भरना नहीं है। आपको तो जीएसटी भरना ही पड़ेगा, तो जीएसटी विल बिकम मैंडेटरी, ठीक है ना। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में भी जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन की अभी भी मैंने बात की सेक्शन 25 में कि अगर आपका सेम पैन के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे तभी भी आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। और अगर आपने दोनों डिस्टिंक्ट, एक ब्रांच और एचओ ने अगर ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर डीम सप्लाई मार के टैक्स भी भरना पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये एक मस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अच्छा पैन होना मस्ट है, पैन होना मैंडेटरी है आपका, ठीक है ना। लेकिन एक पर्सन है जिसका पैन मैंडेटरी नहीं, जो एनआरटीपी है। एनआरटीपी अपने पासपोर्ट पे या और कोई डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है, क्योंकि एनआर इंडिया का नहीं है ना, ही मे नॉट हैव इंडियन परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उन्होंने एक पर्सन को उन्होंने एक्सक्लूजन दिया हुआ है एनआरटीपी को, लेकिन बाकी सारे लोगों का पैन होना मैंडेटरी है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का लिंकेज होना बहुत जरूरी है। दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अगर इंटरलिंक करके रखेंगे तो टैक्स इवेजन बहुत कम होगा। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एनआरटीपी को यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है, तो यस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है, पैन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन एक्सक्लूडिंग, तो एनआरटीपी को पैन मैंडेटरी नहीं है। ओके, इस दुनिया में ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लौते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो these people are not going to come to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, ये वर्ल्ड बैंक को या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को या डब्ल्यूएचओ को एक हम ही रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। उस रजिस्ट्रेशन का नाम लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसका नाम होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, विच एक्ट्स लाइक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो यूज करके आप जीएसटी पोर्टल को लॉग इन वगैरह कर सकते हो। सर इनको रजिस्ट्रेशन क्यों दिया, इनसे जीएसटी लेना है क्या? जी नहीं, इनसे जीएसटी लेना नहीं है, लेकिन इनको अगर कोई गुड सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है तो इनको टैक्स लग जाता है ना अननेसेसरी। तो इनके यहाँ पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह का रिफंड वगैरह देने की जो प्रोविजंस होगी उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इनको हमने एक यूआईएन दे दिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया है यहाँ पे इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी आप थ्योरी याद रख लो। सर आपका अगर ट्रक रोड पे पकड़ा गया, अगर आपका ट्रक अगर रोड पे पकड़ा गया, ठीक है ना, आप ट्रक लेके जा रहे थे और ट्रक में गुड्स थे, ट्रक रोड पे पकड़ा गया और स्मगलिंग हो रही थी, ये मतलब आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, यू आर अ टैक्स इवेडर, आप टैक्स के चोर हो। तो क्या गवर्नमेंट के पास पावर है आपको रजिस्ट्रेशन देने का और आपसे टैक्स लेने का? आंसर इज यस। उस पावर को बोला जाता है सुओ मोटो, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन एक बात याद रखो, आप यहाँ पे खुशी नहीं मना सकते, अच्छा हो गया सीए का फी बच गया मेरा, गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ा और गवर्नमेंट ने मुझे रजिस्ट्रेशन दे दिया। दिस इज नॉट अ केस।
ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसको टेम्प रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। मतलब ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आपसे खाली टैक्स रिकवरी करने के लिए बनाया गया है, फिर आपको अलग से सीए को पैसे देके रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है। ये जो पकड़ा जाता है उसको या तो खुद से वो 90 डेज में देगा, ठीक है ना, खुद से वो 90 डेज में रजिस्ट्रेशन लेगा, या तो अगर उसको झगड़ा करना है गवर्नमेंट से तो अपील कर सकता है कि मेरे को इन्होंने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया, मैं तो टैक्स लाइबिलिटी में आता ही नहीं था, ऐसा कुछ भी अगर उसको बोलना है तो वो अपील वगैरह करेगा। ऐसा उन्होंने यहाँ पे प्रोविजन डाला हुआ, इतना कुछ जरूरी नहीं है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 25 रीड विद रूल 8, 9, 10 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसीजर को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन अपन चार्ट में से पढ़ेंगे तो अपने को इजी जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका सेज में, अगर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका यूनिट होगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है और वो मैंडेटरी है, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, वो पढ़ लेता हूँ। सुवर्णा इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश, इट हैज टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूपी, वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अनदर आउटसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब है तो वो एक ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। Under GST, one registration per state is required. However, since in this case, one of the unit of Suvarna Industries is located in a special economic zone, it will have to compulsorily make separate registration for the place of business as place of business distinct from the unit located outside state, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर का अलग और अंदर का अलग, ठीक है ना। जो भी ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखा है उसका यहाँ पे चार्ट बनाया गया, डायग्राम बनाया गया, डायग्राम से हम पढ़ेंगे। आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एकदम इजी है, पार्ट 1 में कुछ नहीं करना होता। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जैसे आईडी बनाते हो उससे इजी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने से भी इजी, पार्ट 1 उतना इजी है। पार्ट 2 में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, बट पार्ट 1 इज वेरी मच इजी। Every person liable to get registered and person making voluntary registration shall, before applying for registration, declare his permanent account number। क्या क्या देना पड़ेगा, देखो आपको पार्ट 1 में पहला परमानेंट अकाउंट नंबर पैन लगेगा, ठीक है ना। सेकेंड आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है ना। थर्ड आपका ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल लगेगा। ये तीन चीजें आप जीएसटी पोर्टल पे दोगे, और अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट आधार ओटीपी भी डाल के आधार भी मैंडेटरी करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप इतना तीन तो मैंडेटरी है। अच्छा, ये तीनों आप ही के हैं कि नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई होते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी आएगा, क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी समझता है तुम लोगों को, वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। उससे पता चलेगा कि हाँ ये आप ही का ही मोबाइल नंबर है। और पैन जो है वो जीएसटी पोर्टल इनकम टैक्स पोर्टल के साथ अंदर ही अंदर वो पोर्टल पे लेवल पे ही क्रॉस वेरीफाई कर लेता है। अगर आपने जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेशन में और वहां पे इनकम टैक्स में अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर होगा तभी भी वो इंटरलिंक नहीं हो पाएगा, और फिर आपको पैन आपका अमेंड करके वहां पे नाम चेंज कराना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पैन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस टू बी वैलिडेटेड होगा। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल, वो आपको नहीं करना पड़ता, कॉमन पोर्टल जो है वो खुद ही सीबीडीटी के डेटाबेस के साथ क्रॉस वेरीफाई कर लेता है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वो वेरीफाइड टू वन टाइम पासवर्ड, ये आपको देखना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें हो जाती है तो आपको TRN नंबर मिल जाता है। ये ईमेल आईडी पे भी आता है और आजकल मैसेज पे भी आ रहा है, ठीक है ना। टेम्पररी रेफरेंस नंबर बोलते हैं इसको। ये आपका परमानेंट रेफरेंस नंबर नहीं, लेकिन अभी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए ये यूज होता है। TRN नंबर बोलते हैं इसको। TRN इज जनरेटेड ऑन एंड कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट ऑन वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, दोनों पे आ जाएगा आपको TRN नंबर। अब TRN नंबर यूज करके आप लॉगिन करोगे पोर्टल में एंड यू विल स्टार्ट फाइलिंग पार्ट 2। TRN नंबर यूज करके, यूजिंग TRN नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन इन पार्ट बी। अब ये यहाँ पे से चालू हो गया पार्ट बी, जहाँ पे डिटेल में सारा इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका प्रीमाइसेस अगर रेंटेड होगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने ओनर से कि आप वहां पे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड करा रहे हो। तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसीजर यहाँ पे चालू हो जाता है, ठीक है ना। देखो, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, ये आपका पार्ट भी भरने के बाद क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन आपका प्रॉपर ऑफिसर के पास चला जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर इज द जीएसटी ऑफिसर। अब जीएसटी ऑफिसर को आपका एप्लीकेशन ठीक भी लग सकता है, इन लाइंस विद द लॉ भी लग सकता है, और सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन भी हो सकते हैं। मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अपलोड किया वो ब्लर नहीं है, क्लियर है वहां पे। या तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया हुआ है उस पर आपका नाम और पैन कार्ड के ऊपर आपका जो नाम है वो सेम है। तो वो सारा डेटा वगैरह वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। The procedure after the receipt of application of
प्रॉपर ऑफिसर इज डिस्कसिंग पार्ट 2। पार्ट में अभी एसएससी का काम हो गया, अब प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या कर सकता है देखो यहाँ पे। अब प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड अकम्प्लाइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स उसको ऑर्डर में लगे तो वेरी गुड, आपको 3 डेज में देखो बम्पर ऑफर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन 3 डेज, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिसर इश्यू द इलेक्ट्रॉनिकली, आपको कहीं पे जाना आना नहीं पड़ता, कहीं पे पैसे देने नहीं पड़ते। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में आपको 3 डेज में आपको ऑनलाइन आपके ईमेल आईडी पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पोर्टल पे आपको 3 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट देयर बाय, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, तो ये 3 डेज आपको याद रखना पड़ेगा, 3 वर्किंग डेज। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन ठीक है ना, ये 3 डेज में आपका देखो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन जीएसटी REG 06। तो अभी फॉर्म नंबर भी याद रखो, आपने जो भरा था वो जीएसटी REG 01 होता है, एप्लीकेशन के लिए 01 होता है, और जब रजिस्ट्रेशन आता है तो इस फॉर्म में आता है जीएसटी REG 06, ठीक है ना। तो 01 में आप अप्लाई करते हो, 06 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, ये बात याद रखो आप लोग, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट, अभी क्या करना है, अभी वो क्या बता रहे हैं, सब कुछ ठीक है तो आपको विद इन 3 डेज मिल जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं है, नो है, तो अभी क्लैरिफिकेशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर इश्यूड नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली, आपको नोटिस आएगी कि सर आपका जो एप्लीकेशन है उसमें ये डिफेक्ट है, या हमें एडिशन डॉक्यूमेंट चाहिए, या आपने आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ब्लर है, वो क्लियर नहीं है, उसको आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो रीसबमिशन, तो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या मांगा जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर से, पहला तो क्लैरिफिकेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन, और थर्ड डॉक्यूमेंट। और ये सारा आपको मांगने के बाद आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये सब अपलोड करने के लिए टाइम लगेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट ने आपको 7 डेज का टाइम दिया हुआ है। जब आपको ये नोटिस आता है, नोटिस के बाद 7 वर्किंग डेज में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पे। आपने ये पोर्टल पे अपलोड कर दिए और प्रॉपर ऑफिसर इससे सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके 7 डेज में अभी प्रॉपर ऑफिसर को भी तो टाइम देना चाहिए, उसके 7 डेज में आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, REG 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के 2 रास्ते। मैं बोलता हूँ एक है बस नंबर 3, तो आपको 01 से 06 तक पहुंचने के लिए, फॉर्म नंबर 01 से लेके 06 तक पहुंचने के लिए बस नंबर 3 मिल सकती है, ठीक है ना। मतलब विद इन 3 डेज आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। या 01 से 06 तक जाने के लिए आपको बस नंबर 377 लेनी पड़ेगी। सो बस नंबर 377 मतलब अगर सीधे रास्ते से जाओगे तो 3 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर रिजेक्ट हो गया, या प्रॉपर ऑफिसर ने अगर क्वेश्चन पूछा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि ये आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो 3 डेज में उसको नोटिस देना पड़ेगा आपको, फिर 7 डेज में आप रिप्लाई दोगे, और फिर उसके 7 डेज में वो अप्रूव करेगा। ये समझ रहे हैं, आपको याद रख पाओगे ये बाय डिफॉल्ट 3 डेज का है, लेकिन अगर गलत गया कुछ तो 377 लग जाता है। ये समझ रहा है आपको मैंने क्या बोला। आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ रेडी है, तो आपको 3 डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यू विल गेट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज। लेकिन आपने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन में डिफेक्ट पाया गया, डिफेक्ट का नोटिस आया, ये नोटिस 3 डेज में आएगा, ठीक है ना। नोटिस आने के बाद एसएससी के पास 7 डेज का टाइम है, 7 डेज का टाइम है कि वो उस नोटिस का रिप्लाई करे। उस नोटिस का रिप्लाई किया तो अभी पीओ के पास अनदर 7 डेज का टाइम है, जहां पे वो या तो आपको रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं 377 याद रखने के लिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है सर। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो ठीक नहीं रहेंगे, आपने रिप्लाई ठीक से नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन रिजेक्ट करने के टाइम पे आपको रीजन इन राइटिंग देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है, ठीक है। सर अगर आपने पहले 3 डेज में, बाद में 7 डेज में, अगर पहले 3 डेज मतलब समझो सीधे रास्ते से आओगे तो 3 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, और एप्लीकेशन को अगर चैलेंज किया गया तो उसके बाद 7 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। और अगर डिपार्टमेंट ने डिले किया इसको सर, तो डिपार्टमेंट ने काम लेट किया तो माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव हो जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब डिपार्टमेंट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर उन्होंने वो टाइम लिमिट में नहीं किया तो। ये अभी नया पॉइंट आया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे एसएससी पॉइंट से डर जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है,
ये क्यों हुआ? अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज आया था थोड़े दिन पहले कि गुजरात का एक सीए स्टूडेंट है, सीए भी नहीं, सीए स्टूडेंट, जिसने 50 करोड़ का स्कैम किया, ठीक है ना, जीएसटी लॉ में। सुना आपने ऐसा कुछ? गुजरात का एक स्टूडेंट है सीए फाइनल का, ठीक है ना, उसने 50 करोड़ का स्कैम किया बाय क्रिएटिंग फेक एंटिटीज, ठीक है ना, ऐसा जीएसटी का स्कैम किया था उसने। स्टूडेंट ने 50 करोड़ का स्कैम बजा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, एक छोटे से स्टूडेंट ने, हाँ ट्रेंडिंग न्यूज था वो, छोटे से स्टूडेंट ने 50 करोड़, 50 तो गवर्नमेंट बता रहा है, 50 करोड़ जो उनको समझ में आया होगा नंबर्स, ठीक है ना, स्कैम तो इससे बड़ा भी हो सकता है। तो आपको नहीं लग रहा फेक एंटिटीज है कि नहीं, वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एड्रेस उन्होंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। तो अभी क्या होता है, व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अ डिपार्टमेंट हैव पावर टू विजिट योर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड डू द फिजिकल वेरिफिकेशन कि एक्चुअल में वहां पे बिजनेस है कि नहीं है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, where proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after grant of registration, he may get such verification done, and verification report along with the documents including the photographs shall be uploaded in the prescribed form on GST portal within 15 working days. तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑफिसर को, जो भी ऑफिसर आपके पास आता है, छोटा मोटा ऑफिसर आता है, इंस्पेक्टर वगैरह, उनको आपको क्या करना पड़ता है, फोटोज आपके ऑफिस के वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर ये रजिस्ट्रेशन कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पे देखो, पहले दो जो होते हैं स्टेट कोड होते हैं, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन वो ऐसा है, स्टेट कोड अपने महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27, ठीक है ना, तो स्टेट कोड हो गया। फिर 10 डिजिट जो होता है वो पैन होता है, मेरा पैन है AVGPP2760B, ये मेरा पैन हो गया, ठीक है ना। फिर एंटिटी कोड होता है 1Z, ठीक है ना, 1Z, और फिर ऐसे ही एक यूनिक नंबर रखने के लिए उन्होंने चेक कैरेक्टरिस्टिक लगा है, तो 1ZQ। तो कितने डिजिट का हो गया? तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, 12 हो गए, और ये 3 हो गए। तो 2 + 10 + 3 इज इक्वल टू 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जहां पे भी आप बिजनेस करते हो वहां पे आपका जीएसटी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। एंड देयरफॉर इफ यू वॉक अक्रॉस द रोड एंड इफ सम पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसके नेम प्लेट पे आपको जीएसटी नंबर लिखा हुआ मिलता है। नहीं तो ऑडिट जब हम करने जाते किसी भी एंटिटी का एज ऑडिटर, तो हम पहला रिमार्क तो यही डालते हैं कि आपका जीएसटी नंबर वहां पे डिस्प्ले नहीं किया गया है, ठीक है ना। मैंने भी अभी मेरे यहाँ का जो अभी मेरे क्लासेस का जो नेम बोर्ड बनाया हुआ है, प्रिंट करके लिया हुआ है, जो पुराना वाला था उस पर मेरा जीएसटी नंबर नहीं था, तो मैंने फिर से नया प्रिंट करके लिया अभी बोर्ड, जिसपे जीएसटी नंबर हमने प्रिंट करके लिया हुआ है। मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेने का, ठीक है ना। सर ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की मैंने बात की थी। अगर आपने एप्लीकेशन 30 डेज में किया तो यू आर अ गुड एसएससी, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप लायबल बने थे उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अगर आफ्टर 30 डेज किया होगा, अगर आपने एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज किया होगा, आफ्टर 30 डेज एप्लीकेशन किया होगा, तो जिस दिन से रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन से लाइबिलिटी, उस दिन से आपको रजिस्टर्ड माना जाएगा। सर इसका कुछ लॉस होता है क्या? बहुत बड़ा लॉस होता है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता उस पीरियड का जिस पीरियड में आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है ना। वो बात बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो एमसीक्यू के लिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है, ठीक है ना। सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज इन अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सर्विस का लिमिट है 20 लाख रुपीज। द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीड्स 20 लाख ऑन 1 नवंबर। अब 1 नवंबर पे उन्होंने एक्सीड किया, तो 30 डेज मतलब 1 दिसंबर के पहले उनको अप्लाई करना चाहिए। इट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय द 1 दिसंबर 30 डेज में इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर, चलो टालिया, विद इन 30 डेज कर दिया। लेकिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया 5 दिसंबर पे, तो दिसंबर पे उनको सर्टिफिकेट मिला जीएसटी 06 जो सर्टिफिकेट है जीएसटी आरईजी 06, वो 5 दिसंबर पे मिला। लेकिन जो 5 दिसंबर पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके ऊपर जो इफेक्टिव डेट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा 1 नवंबर का। मतलब भले उनको रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर पे मिला, बट दे विल बी कंसिडर एज द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द 1 नवंबर। अब जरा समझो, ये रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इन अबव एग्जांपल इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3 दिसंबर। सो अगर 3 दिसंबर पे अप्लाई करेंगे तो, और उनको रजिस्ट्रेशन अगर सर्टिफिकेट 10 दिसंबर पे मिला तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा 10 दिसंबर ओनली। उससे क्या होगा, ये जो पीरियड है आपका, ठीक है ना, 1 नवंबर से लेके
10th दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, लेकिन आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। तो आपका जो बायर है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, और इस पीरियड में अगर आपने कुछ परचेज भी किया होगा तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि आईटीसी चैप्टर जब चालू होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जो छोड़ के हम आगे आए हैं, वो जब चालू होगा तो आपको दिखेगा वहां पे पहला ही लाइन लिखेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी पर्सन को मिलता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी पर्सन को मिलता है ये इसका जो आउटवर्ड सप्लाई होता है जिसके पास टैक्स इनवॉइस है। अब ये बंदा इस पीरियड में टैक्स तो भरेगा अपने पॉकेट में से, लेकिन वो ना ही क्रेडिट ले पाएगा ना ही क्रेडिट दे पाएगा सेकंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में दे पाएगा, उसको रिवाइज इनवॉइस वगैरह इनवॉइस कर इश्यू करने पड़ते हैं, वो प्रोविजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां से आता है। अगर आप विद इन 30 डेज करोगे तो रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, विद इन 30 डेज नहीं करोगे तो प्रोस्पेक्टिव आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। इसके आगे की जो प्रोविजन है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर एनआरटीपी एंड सीटीपी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। चलो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जितना मैंने पढ़ाया हुआ है प्लीज रीड इट फ्रॉम योर मॉड्यूल वंस, ज्यादा बातें नहीं हुई है। हमारे मॉड्यूल में ये चैप्टर 73 पेज का है, आपके मॉड्यूल में ये चैप्टर 20 पेज का है, ठीक है ना। ये फर्क है, मैं 73 पेज वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जितना प्रोविजन मेरा हो गया, सेक्शन 25 तक की मेरी प्रोविजन हो चुकी है, तो प्लीज स्टडी दोस प्रोविजन फ्रॉम योर मॉड्यूल वंस। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल मंडे है, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, कल मंडे है, मेरा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। बाय बाय।